स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय आपका एजुकेटर चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू टेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 2 ऑफ क्लास 9th। लास्ट टॉपिक में, लास्ट पार्ट में मैंने बताया था रदरफोर्ड के कुछ मॉडल्स जो बनाया दिया था उनके ड्रॉबैक्स थे। उन ड्रॉबैक को एक बोर नाम के साइंटिस्ट हुए, नील बोर साइंटिस्ट नाम था जिनका, ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे और 1922 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इन्होंने कहा कि ये जो एटम होता है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। इन्होंने कहा था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग ये ऑर्बिट होते हैं, इन्हें ऑर्बिट कहते हैं, यानी सब सेल होते हैं, ये सेल होते हैं। इन सेल के अंदर एक डेफिनेट एरिया में ही ये रिवॉल्व करते रहते हैं और आपस में स्ट्राइक नहीं करते। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे अर्थ, हमारी सन के चारों ओर 9 प्लेनेट है और वो सराउंडिंग रिवॉल्व करते रहते हैं। कभी स्ट्राइक करते हैं प्लेनेट्स आपस में? नहीं करती ना, क्योंकि वो एक डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर, डेफिनेट एरिया के अंदर ही सराउंड रिवॉल्व करती रहती है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक डेफिनेट एरिया में रिवॉल्व करते रहते हैं, आपस में कहीं भी स्ट्राइक नहीं करते और इस तरह से इनकी एनर्जी लॉस्ट नहीं होती है। एक रेडिएशन के थ्रू इनकी रेडिएशन जो होती है डिक्रीज नहीं होती है। इनकी रिवॉल्व करने में एनर्जी डू नॉट रेडिएट, यानी रेडिएट नहीं होती है। तो ये रेडिएट नहीं होती तो एनर्जी लॉस्ट नहीं होती, लॉस्ट नहीं होती है तो ये सेफ है। ये इनका था और ये पहला सेल KLMN। लेकिन बात ये आती है कि इनका इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसी बीच 1932 में जे चैडविक ने न्यूट्रॉन को और डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर किया था ये जे चैडविक ने 1932 में जे चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने इसे डिस्कवर किया था कि एक न्यूट्रॉन और होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और ये दोनों मिलकर के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के एटॉमिक मास बनाते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका जो मास होता है एटम से बहुत लीस्ट क्वांटिटी में होता है। न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑल एटम, जितने भी एटम्स होते हैं सब के अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है न्यूट्रॉन। तो इसी ने ये बताया था जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके बारे में। तो इसी के साथ साथ फिर बात आता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो, जो फर्स्ट सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सो ऑन। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक फॉर्मूला आता है 2n²। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 2n² के बेस पर होता है। 2n² मीन्स K। सपोज सबसे पहला सेल है K सेल क्या है? 1, फर्स्ट नंबर पर है, तो इसका मतलब 2 × 1 का स्क्वायर
2 इंटू 1 इक्वल टू 2। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा सेल K के बाद L आता है, L का मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर, देन 2 इंटू 4 8 आ जाता है। K L M N जो आ रहा है 3, ये थर्ड नंबर का शेल है, ये शेल इन्हें ऑर्बिट भी कहते हैं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 18। K L M N में सपोज 4 है, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, किसी के पास जिसके पास 3 हुए तो, किसी के पास 10 हुए तो, किसी के पास 20 हुए तो, किसी के पास 30 हुए तो, या किसी के पास 7 हुए, किसी के पास 1 हुआ, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? तो उसके लिए उन्होंने एक ऑक्टेट रूल बनाया। ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ता है। एक होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? लास्ट ऑर्बिट में यानी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और सपोज किसी के पास, cause to be noted out, I am going to rub this. इसको मैं अभी रहने देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। सपोज किसी के पास, जैसे क्लोरीन के पास 7 एटॉमिक नंबर है, उसका 7 यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब 17 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? पहले सेल में 2 इसके अकॉर्डिंग, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में कितने आ गए? 7। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। और इसे कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है तो कितने चाहिए? 1 इसे गेन करना पड़ेगा। जब ये गेन करेगा तो यानी ये नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से सोडियम है, सोडियम की एटॉमिक नंबर होता है 11, 2, 8, 10। लास्ट ऑर्बिट में 2, 8 और 1। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये निकाल सकता है 8, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये लूज कर देगा, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 8 ही होना चाहिए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो गेन करने के लिए नेगेटिव चार्ज आता है, और डोनेट करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज। ये इसके मीनिंग होते हैं। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट आता है वैलेंसी। वैलेंसी में आपको यही बता देता हूं। जैसे ये जो वैलेंसी 7th क्लास में आपने पढ़ा हो, एबिलिटी टू कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं इसको हम, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम ये बोलते हैं, हम इसको वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब जैसे क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी हुई 1। वैलेंसी कितनी हुई? 1। सोडियम की वैलेंसी हुई इसकी 1, क्योंकि जितने आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है वो उसकी वैलेंसी।
सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है 8, तो इसका क्या करते हैं 2 × 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। इसी तरह से हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है, हाइड्रोजन का क्या है 1, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। उसी तरह से इसका कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जैसे क्लोरीन 1 और 1 दोनों मिल जाते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन दोनों पे सिंगल चार्ज, तो यानी NaCl बन जाता है। इस तरह से इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। जैसे कार्बन का होता है 6, कार्बन के 6 होते हैं, तो 2 और 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीजन की 2, ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और कार्बन की वैलेंसी 4 है, 2 × 2 2 × 2 4, क्रॉस में लेते हैं तो CO2 इसकी बन जाती है। तो इस तरह से ये कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन की 1 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, HCl बन जाते हैं। तो इस तरह से कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होते हैं वो उसकी वैलेंसी। तो मैंने आपको वैलेंसी डिस्कस करी। फिर इसके बाद एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आता है। नाउ लुक डाउन, देन आई रब यू इट, देन आई टेल यू अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से होता है। एटॉमिक नंबर मीन्स होता है टोटल नंबर ऑफ, यानी सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर वो उसका एटॉमिक नंबर बोला जाता है। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं मोस्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम में जो वैसे हम यही कहते हैं कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय Z। इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कार्बन का 6 है, तो ये एटॉमिक नंबर होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। देन आता है मास नंबर। तो एटॉमिक मास आ जाता है या मास नंबर उसका आ जाता है। और जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी कोई सिंबल हम बताते हैं, जैसे क्लोरीन है, सिंबल है, कोई सिंबल है, तो जनरली सिंबल में मास नंबर ऊपर ले लेते हैं, मास नंबर, और नीचे एटॉमिक नंबर। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का मास नंबर 35.5 होता है और इसका 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ऐसे लिख देते। तो इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि X कोई एटॉमिक मास है, ऊपर Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो Z से क्यों, A से एटॉमिक मास, और नीचे हम Z से रिप्रेजेंट कर देते, ऐसे। नेक्स्ट आता है आइसोटोप्स। नाउ लव इट। नेक्स्ट आता है आपका आइसोटोप्स।
आइसोटोप्स क्या होते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स और जिनके नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। यानी एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास। तो ऐसे आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन को लेते, कार्बन को लेते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप 3 होते हैं, एक तो होता प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम का जो 1 होता है एटॉमिक मास और ये एटॉमिक नंबर, ड्यूटेरियम का 2 होता है एटॉमिक मास, 1 होता है एटॉमिक नंबर, ट्राइटियम का 1 होता है एटॉमिक मास, होता है 1 एटॉमिक नंबर। इसी तरह से कार्बन को भी ले सकते हैं, कार्बन का 12 और 6 और कार्बन का 14 और ये इस तरह से आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरह आता है आपका जैसे 35.5 मैंने बताया था, क्लोरीन का भी बताया था, कार्बन 12 6 और 14 6 ऐसे बना सकते हैं। हाइड्रोजन का जरूर याद रखना, कभी MCQ वगैरह में आ जाता है। नाउ कम टू द, जैसे क्लोरीन का आता है, क्लोरीन का 35.5। एक्चुअली जो क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं उनका 37 और 35 दो Invincible. तो आइसोटोप्स का जो यूज करते हैं बहुत ज़्यादा यूज होता है। यूरेनियम आइसोटोप्स होता है, बहुत ज़्यादा फ्यूल की तरह यूज है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। हाँ, आइसोटोप्स का कोबाल्ट का जो आइसोटोप्स होता है वो कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। आयोडीन का भी गोइटर जो गले थ्रोट में हो जाता है उसके लिए काम आता है। नेक्स्ट आता है आइसोबार। आइसोबार जो होता है, आइसोबार इसका जस्ट रिवर्स होता है, जिसका एटॉमिक मास सेम एटॉमिक मास होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये इसका रिवर्स होता है। कैल्शियम है, आर्गन है, इन सब के अलग डिफरेंट होते हैं और इन्हें आइसोबार कहते हैं, यानी डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम एटॉमिक मास होता है, इसे हम आइसोबार कहते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब। This is the part 2. For you in the morning, I'ma leave without giving a warning.